दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि LIC का जो फॉर्म नंबर 380-3251 है, इसको कैसे भरा जाता है। चाहे आपको किसी भी तरह का नया बीमा करना हो, जब तक आप अभिकर्ता गोपनीय रिपोर्ट को नहीं फिल करके जमा करेंगे, तब तक वह नया बीमा जारी नहीं होता है। इस फॉर्म की उपयोगिता को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप चाहे जितने का सम एश्योर्ड आप भरें, आपने इस फॉर्म में जो जानकारी दी है उसी जानकारी पर भरोसा करके LIC उस पॉलिसी को जारी करती है। ग्राहक ने प्रपोजल फॉर्म में क्या जानकारी दिया है, यह एक अलग विषय है और उसकी जरूरत पड़ती है अगर पॉलिसी में क्लेम आ जाता है उस परिवेश में। लेकिन LIC सबसे पहले भरोसा आप पर करती है, यानी अपने अभिकर्ता पर करती है। आप इस फॉर्म में जो जानकारी देते हैं, इसी जानकारी को आधार मानकर पॉलिसी जारी की जाती है। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं सीधे मूल विषय पर। तो दोस्तों, इस समय आपको अपने स्क्रीन पर अभिकर्ता गोपनीय रिपोर्ट का पहला पेज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एजेंसी कोड देना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एजेंसी कोड लिख देते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे की जानकारी दें, एक चीज बताना मैं आपको जरूरी समझता हूँ। यहाँ पर जो फॉर्म में मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, यह सारी की सारी जानकारी डमी डेटा है। उद्देश्य सिर्फ यह है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाए। अब बारी आती है विकास अधिकारी के कोड की। तो यहाँ पर आपको विकास अधिकारी का कोड लिख देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी शाखा नंबर, यानी आपकी जो शाखा है उसका कोड नंबर लिखना होता है और प्रपोजल नंबर लिखना होता है। तो मेरी राय यह होगी कि आप इसको यहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि जब तक आपकी पॉलिसी टाइप नहीं हो जाती है तब तक प्रपोजल नंबर नहीं आता है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, यह ब्रांच का कार्य है, ब्रांच अपना कार्य कर लेगी। अब दोस्तों, इसके बाद अभिकर्ता का नाम और पता लिखना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर अभिकर्ता का नाम और पता पूरा नोट कर देते हैं। अब इसके बाद बारी आती है क्लब सदस्यता का विवरण। यदि आप एक नए अभिकर्ता हैं, और मुझे अनुमान है कि इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप नए अभिकर्ता ही होंगे, क्योंकि इस फॉर्म को इतना ज्यादा भरा जाता है कि लगभग पुराना हर अभिकर्ता इस फॉर्म के विषय में जानता है। तो यदि आप नए अभिकर्ता हैं तो निश्चित रूप से अभी आप क्लब मेंबर नहीं बने होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए क्लब सदस्य नहीं है। लेकिन यदि आप क्लब सदस्य हैं तो जिस भी क्लब के मेंबर हैं आपको वह डिटेल यहाँ पर देनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम चेयरमैन क्लब मेंबर हैं तो चेयरमैन क्लब मेंबर लिख देंगे, या फिर हम जिस भी क्लब के सदस्य हैं उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी देना बहुत जरूरी समझता हूँ। यदि आप एक अभिकर्ता हैं तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी एजेंसी में जितना जल्दी हो सके किसी न किसी क्लब के सदस्य बने, क्योंकि LIC में आपका मूल बेनिफिट क्लब सदस्य बनने में ही है। अब यदि आप चाहें तो हमारे चैनल पर क्लब सदस्यता की जानकारी देने के लिए कुल 4 वीडियो का एक पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। अब इस समय आपको अपने स्क्रीन पर जो हमारे चैनल पर क्लब सदस्य की जानकारी देने वाली जो वीडियो है उसका थंबनेल दिखाई दे रहा है। यह कुल 4 पार्ट में है। इसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से क्लब सदस्य बन सकते हैं, क्लब सदस्य बनने में अड़चन क्या आती है, उस अड़चन का सामना कैसे करें। इसमें कई तरह के टिप्स को भी मैंने डिटेल में बताया है। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि यह जो 4 वीडियो है बारी बारी से 4 दिनों में आप इसको देखें, और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारी राय होगी कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। अभी फिलहाल दिसंबर का महीना चल रहा है, आज 26 दिसंबर है। यदि आपकी एजेंसी 5 साल या उससे ऊपर चली हुई है तो आप अपना रोस्टर निकलवा लीजिए, एजेंसी रोस्टर निकलवा लीजिए, और साथ में यह जो जानकारी दी जा रही है इसको मैच करके देखिए। इससे आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि आपको किस जगह पर कार्य करना काफी अच्छा होगा और आसानी से आप क्लब मेंबरशिप अचीव कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं फॉर्म के अगले ऑप्शन पर। अब आगे आपको प्रस्तावक का नाम लिखना होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर 2 तरह के केस आपके सामने आएंगे। एक केस ऐसा होता है जिसमें प्रीमियम जमा करने वाला व्यक्ति और जिसके जीवन पर बीमा हो रहा है, एक तरह का केस होता है। और दूसरा केस यह होता है कि प्रीमियम जमा करने वाला और जो जिसके जीवन पर बीमा हो रहा है वह दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावक का नाम और बीमार्थी का नाम। प्रस्तावक वह व्यक्ति होगा जो प्रीमियम जमा करेगा, बीमार्थी वह व्यक्ति होगा जिसके जीवन पर बीमा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रस्तावक का नाम लिख लेते हैं। तो जैसे जो हमने पिछला फॉर्म भरा था, फॉर्म संख्या 340, हम उसी को लक्ष्य बना लेते हैं। यहाँ पर हमने प्रस्तावक का नाम डाल दिया सूरज सिंह पटेल, जिनकी उम्र 40 साल है और 10 लाख का बीमा प्रस्तावित किया जा रहा है। बीमार्थी का
का नाम। अब यदि हम पिछले प्रपोजल फॉर्म को टारगेट करते हैं तो उसमें जो बीमार्थी हैं, बीमार्थी का नाम है विनोद पटेल, जिनकी उम्र 20 साल की है और यह विद्यार्थी हैं। लेकिन सपोज दैट यदि हम सूरज सिंह पटेल के जीवन पर ही बीमा करते तो सूरज सिंह पटेल अपनी खुद की प्रीमियम खुद जमा कर सकते थे। अब यहाँ पर बीमार्थी का पूरा नाम की जगह पर सूरज सिंह पटेल ही लिखा जाता और आयु में 40 वर्ष लिखा जाता और यह जो कार्य करते हैं उसको हम यहाँ पर डाल सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, और यदि यहाँ पर कंफ्यूजन आपको अभी भी महसूस होता है तो फिर आप अपने विकास अधिकारी या फिर अपने CLIA अभिकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है बीमार्थी को आप कितने समय से जानते हैं। अब दोस्तों इसके उत्तर में जो आंसर आप लिखते हैं LIC उसके आधार पर यह अनुमान लगाती है कि प्रपोजल फॉर्म में जो जानकारी दी गई है वह कितना ज्यादा विश्वसनीय है। एजेंसी की सुरक्षा के लिए हमारी राय यह होगी कि 15 दिन से 6 महीने का समय यहाँ पर लिखना उचित होता है। लेकिन यदि आप परिवार के किसी सदस्य का बीमा कर रहे हैं तो फिर आपको उचित जानकारी देना जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 15 दिन। वैसे नॉर्मल अगर कोई बीमा करते हैं तो 15 दिन से 30 दिन तक लिखना ज्यादा अच्छा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न LIC पूछती है कि क्या आप उनके संबंधी हैं, यदि हाँ तो संबंध बताएं। अब दोस्तों यदि आप किसी परिवार के सदस्य का बीमा कर रहे हैं जिससे कि ब्लड रिलेशन है आपका, तो ऐसी जगह पर यहाँ पर हाँ लिखना अच्छा है, अदरवाइज आप नो लिख सकते हैं, या जो भी संबंध आपके हैं उस संबंध को आपको यहाँ पर नोट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीमार्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी जिस व्यक्ति का आप बीमा कर रहे हैं वह कहाँ तक पढ़ा लिखा है। तो हमारा यह जो बीमा धारक है यह ग्रेजुएट है, तो हम इसके उत्तर में स्नातक लिख देते हैं। अब अगले प्रश्न में LIC पूछती है क्या वह राजनीति से लिप्त व्यक्ति है। देखिए राजनीति से लिप्त व्यक्ति होने से मतलब यह है कि यदि उसके परिवार में उसके नजदीकी संबंध में अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है तो इसका उत्तर हाँ होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसके उत्तर में नहीं लिख देते हैं। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न की शुरुआत होती है। अब यदि दूसरे प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो प्रस्तावक का खाका अलग बना है, बीमार्थी का खाका अलग बना है और उसके बाद टिप्पणी लिखने के लिए दिया गया है। अब देखिए होता क्या है कि एक व्यक्ति हो सकता है कि वह एक से अधिक व्यवसाय कर रहा हो, वह कहीं जॉब कर रहा हो, उसका अलग कहीं बिजनेस भी हो, या फिर उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि उस प्रॉपर्टी से भी उसको इनकम मिल रही हो। तो उस प्रस्तावक को या उस बीमार्थी को जिस जिस सोर्स से पैसे मिलते हैं उसको आपको यहाँ पर नोट कर देना चाहिए। तो हमारे केस में हमारा जो प्रस्तावक है यह कपड़े का थोक विक्रेता है और इसकी जो इनकम है ये 7,80,000 रुपए है। तो हम यहाँ पर कपड़े का व्यापारी लिख देते हैं और 7,80,000 नोट कर देते हैं। और जो बीमार्थी है इसकी जो आय है यह पिता की आय पर निर्भर है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं पिता की आय। अब यदि आपका बीमार्थी और प्रस्तावक दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो आप सिर्फ कपड़े का व्यापारी यहाँ पर लिखकर बीमार्थी के नीचे कपड़े का व्यापारी लिखकर छोड़ सकते थे। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगले प्रश्न में LIC कहती है उपरोक्त दी गई आय के संबंध में आपने आय के कौन से साक्ष्य की जांच की है। यानी कि LIC आपसे यह जानना चाहती है कि ग्राहक ने जो आय अपनी यहाँ पर शो की है उसके लिए क्या आपने कोई साक्ष्य या कोई प्रूफ देखा है। तो चलिए अब क्वेश्चन के जरिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या यह वेतन भुगतान पत्रक है अथवा नियोजक द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र है। यानी यह जो 7,80,000 रुपए लिखा गया है क्या आपने कोई पेमेंट स्लिप वगैरह देखकर लिखा है। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हो सकता है कि वो सरकारी एम्प्लॉय हो या किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहा हो। तो होता क्या है कि जब उनको इनकम मिलता है तो उनको पेमेंट स्लिप दी जाती है। जैसे में LIC अभिकर्ता के रूप में जब आपके कमीशन रिलीज होते हैं तो आपके ईमेल ID पर जो कमीशन वाउचर है आ जाता है कि आपको किस पॉलिसी से कितना कमीशन मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको की पेमेंट स्लिप मिलती है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए। अब चूंकि हमारे केस में यह कपड़े के व्यापारी हैं तो ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। अब दोस्तों एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पर जिस भी प्रश्न का उत्तर हाँ लिखते हैं वह डिटेल प्रपोजल फॉर्म के साथ फोटो स्टेट कराकर जरूर सबमिट कीजिएगा। ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या यह चार्टेड अकाउंट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया गया परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। क्या आयकर रिटर्न की प्रतियों की जांच की गई है, आयकर का परमानेंट नंबर क्या है। अब देखिए है क्या कि हमारे ग्राहक के पास 3 साल का ITR उपलब्ध है। तो हम यह जो 3 साल का ITR की फोटो स्टेट कॉपी है उसको हमने ग्राहक से ले लिया है, तो उसको हम इस प्रपोजल फॉर्म के साथ नथी कर रहे हैं। अब यदि आपके पास ITR अवेलेबल है तब तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना चाहिए हाँ, और जो ग्राहक का पैन नंबर
नंबर है उसको यहाँ पर नोट कर देना चाहिए। लेकिन सपोज दैट हो सकता है कि आपके पास ग्राहक का पैन नंबर भी न मिले और ITR भी न मिले, तो ऐसे केस में यहाँ पर नहीं लिखकर छोड़ सकते हैं। यदि आपको पैन नंबर मिल जाता है और ITR की कॉपी नहीं मिलती है, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको नहीं लिखना चाहिए और उसके बाद जो ग्राहक का पैन नंबर है उसको आपको नोट कर देना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप प्रस्तावक बीमार्थी की आर्थिक स्थिति से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं जिससे यह नया प्रस्ताव समर्थनीय होता है? यानी कि इस प्रश्न के जरिए LIC आपसे यह जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति का आप बीमा करने जा रहे हैं, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि वह अपनी जो भविष्य की प्रीमियम है उसके अंदर यह सामर्थ्य है कि वह अपनी भविष्य की सभी प्रीमियम को जमा कर लेगा, मतलब वह आर्थिक रूप से मजबूत है? तो इसका उत्तर हाँ ही होना चाहिए, इसका उत्तर नहीं लिखना चाहिए। तो हम इसके उत्तर में हाँ लिख देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रस्तावक ने KYC ML नियम पूर्ण किया है? तो इसका उत्तर भी हाँ होना चाहिए। तो चलिए हम इसके उत्तर में हाँ लिख देते हैं। अब अगले प्रश्न में LIC पूछती है कि क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि बीमा धारक या प्रस्तावक आतंकवादी गतिविधियों से संलग्न तो नहीं है? तो इसका उत्तर होना चाहिए हाँ, और उसके बाद कामा लगाकर आपको नहीं लिखना होगा। सबसे पहला देखिए, अब यहाँ पर दो प्रश्न उठ रहे हैं। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? तो हाँ, हम संतुष्ट हैं। बीमा धारक प्रस्तावक आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न नहीं है, तो नहीं, वह संलग्न नहीं है। तो इस तरह से ACR का जो प्रश्न संख्या 2 है वह भी कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 3 की। अब यहाँ पर LIC पूछती है बीमार्थी का स्वास्थ्य कैसा है? तो इसके उत्तर में अच्छा लिखना चाहिए। यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको उस व्यक्ति का बीमा ही नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसके उत्तर में हम लिख देते हैं अच्छा है। अब अगले प्रश्न में LIC पूछती है क्या वह कोई शारीरिक दोष, दृष्टि दोष, कम सुनना, शारीरिक अपंगता, मानसिक दुर्बलता या कोई अन्य त्रुटि रखता या रखती है? तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम इसका उत्तर नहीं लिख देते हैं। अब अगले प्रश्न में LIC यह जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति का आप बीमा कर रहे हैं, जो आपका बीमार्थी है, क्या उसको कभी कोई चोट लगा था या किसी भी कारण से उसको अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था या किसी वजह से उसके जीवन पर कोई विशेष तरह की जांच की गई थी, मतलब मेडिकल जांच की गई थी? यदि ऐसा कुछ है तो इसका उत्तर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिख देना चाहिए। हमारी राय होगी कि आपको यहाँ पर नहीं लिखना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नहीं नोट कर देते हैं, और यदि हाँ की संभावना हो तो फिर बात वही है कि आप ऐसे बीमे को छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से पेज संख्या 1 पर जितने भी प्रश्न दिए गए थे, अब सभी प्रश्नों के उत्तर हमने भर लिए हैं। अब चलते हैं पेज संख्या 2 की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें LIC पूछती है कि क्या आपने ग्राहक से उसकी पिछली पॉलिसियों के विषय में पूछताछ किया हुआ है और आप इस बात से संतुष्ट हैं कि पिछले 3 वर्षों के अंदर उसकी कोई पॉलिसी लैप्स तो नहीं हुई है? देखिए, जब हम प्रपोजल फॉर्म को भर रहे थे, चाहे वह फॉर्म संख्या 340 हो चाहे वो फॉर्म संख्या 360 हो, हमने एक चीज की सलाह आपको दी थी कि यदि आप कोई नया बीमा करने के लिए जाते हैं और यदि उसकी कोई पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो सबसे पहले उस पॉलिसी को रिवाइव करा लीजिए, और उसके बाद जो प्रपोजल फॉर्म भरने की जो डेट है वह डेट उसके बाद की होनी चाहिए। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, यह जो चौथा क्वेश्चन है यही है। अब यदि आप किसी व्यक्ति का बीमा कर रहे हैं और जिस डेट में बीमा कर रहे हैं उसकी पॉलिसी यदि लैप्स पड़ी हुई है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना होगा, और यदि आप हाँ लिखते हैं तो वह बीमा पास नहीं होगा। और यदि बीमा को पास कराने के लिए आप नहीं कर देते हैं और आने वाले समय में यदि वो पॉलिसी रिवाइव होती है तो यह एक समस्या का विषय हो सकता है। अब यदि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है या निर्णय लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हमारी राय होगी कि आप अपने विकास अधिकारी या फिर जो आपका CLIA है, आप उससे अपनी सलाह जरूर ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसका उत्तर लिख देते हैं हाँ, यानी कि हमने ग्राहक से पूछताछ की है, उसकी पॉलिसी कालातीत नहीं हुई है, तो इसके उत्तर में हम लिख देते हैं नहीं। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन की बारी आती है। अब 5वें क्वेश्चन में LIC कहती है कि क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि बीमार्थी ने पहले LIC में या किसी भी दूसरी जीवन बीमा कंपनी में कोई नया प्रस्ताव पत्र दिया हो और वह जो प्रस्ताव पत्र है उसको LIC ने या वह जो दूसरी बीमा कंपनी है उसने उसको अस्वीकार कर दिया हो, या फिर विचाराधीन पड़ा हुआ है, अभी तक वह पॉलिसी जारी नहीं हुई है, या फिर उस पॉलिसी के ऊपर कोई अतिरिक्त भार वगैरह लगाया गया है, यानी कुछ अतिरिक्त प्रीमियम ली गई है? यदि ऐसा कुछ है तो इसका उत्तर हाँ लिखना चाहिए। हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। अब दोस्तों यह जो 6वां प्रश्न है, यह 6वां प्रश्न अभिकर्ता के रूप में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब LIC यहाँ पर यह कहती है कि किसी भी प्रकार से
किसी भी तरीके से क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ग्राहक आपका है यानी जो आपका बीमार्थी है उसके जीवन पर रिस्क ज्यादा है? यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, और यदि आप यहाँ पर हाँ लिखते हैं तो निश्चित रूप से वह बीमा पास होने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन फिर भी सही जानकारी देना जरूरी है। और इन सभी चीजों के बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप अपने विकास अधिकारी और CLIA से जरूर बात कर लें। यानी इस प्रश्न का उत्तर देते समय यदि आपको हाँ लिखना है तो फिर आप एक बार उनकी सलाह जरूर ले लें। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर नहीं लिख देते हैं। अब इसके बाद आपको अपने बीमार्थी का यानी जिस व्यक्ति का आप बीमा कर रहे हैं उसका पहचान चिन्ह नोट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर पहचान चिन्ह नोट कर देते हैं। और उसके बाद आपको मेजरमेंट नोट करना होता है। मेजरमेंट के लिए प्रस्ताव पत्र भरते समय मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। यदि आप पूरा मेजरमेंट जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर हाइट वेट चार्ट बाय रितेश LIC एडवाइजर लिखकर सर्च करेंगे तो उसमें मेजरमेंट के विषय में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मेजरमेंट में हाइट और वेट नोट कर दिया है। और अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न में LIC कहती है कि जो पॉलिसी आप ग्राहक को दे रहे हैं क्या आपने उसकी पूरी जानकारी अपने ग्राहक को दे दी है? तो इसका उत्तर हाँ होना चाहिए। और दोस्तों जब आप इतना सब कुछ कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आपको यहाँ पर स्थान लिखना होता है और डेट लिखना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना होता है। अब इसके बाद यह जो नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यदि आपकी नई एजेंसी है तो फिर आप अपने विकास अधिकारी से या फिर CLIA से जिससे भी आप जुड़े हैं उसका सिग्नेचर करा दें। अब जैसे ही आप इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, यह जो आपका ACR है यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब आप अपने प्रस्ताव पत्र के साथ इस ACR को नत्थी करके और जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं जैसे में एड्रेस प्रूफ हो गया, फोटो प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ हो गया, इन सभी प्रूफ का फोटो स्टेट कॉपी कराकर अपने इस प्रस्ताव पत्र के साथ लगाकर आप LIC में जमा कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रस्ताव पत्र बड़े ही आसानी से पास हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो फॉर्म है यह फॉर्म हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में भरकर और इसको PDF में कन्वर्ट करके उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको जब भी भविष्य में जरूरत हो एक क्लिक में और आप अपना कार्य बड़े आसानी से कर सकें। दोस्तों वैसे तो हमारा प्रयास रहा है कि छोटी से छोटी जानकारी आपको पहुंचा दूं, लेकिन फिर भी संभव है आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो। तो यदि ऐसा कुछ है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न हमें निसंकोच पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी है या फिर हमारी आने वाली वीडियो या चैनल के संबंध में आपके कोई सुझाव हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहूंगा, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन उस पर क्लिक करके हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।